Hello everyone, myself Dr. Sweta Bharti, ABM College गोलमुरी, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, जमशेदपुर। आज मैं सेमेस्टर 3 के बच्चों के लिए पेपर 5 का टॉपिक लेकर आई हूँ। आज पेपर 5 के अंतर्गत हमारा टॉपिक है चोलकालीन कला एवं स्थापत्य। आज हम चर्चा करेंगे चोलकालीन कला एवं स्थापत्य की विशेषताओं के बारे में। चोल राजाओं के समय में साहित्य की उन्नति तो हुई ही थी, साथ साथ कला एवं स्थापत्य के क्षेत्र में चोल काल में एक नए इतिहास का सृजन हुआ। महान चोल शासकों ने अपने शासनकाल में द्रविड़ स्थापत्य कला शैली को विकास के चरमोत्कर्ष पर पहुंचा दिया। इस काल में द्रविड़ शैली के अंतर्गत बहुत सारे मंदिर बने। चोलकालीन प्रारंभिक मंदिरों में तिरुकटलाई का सुंदरेश्वर मंदिर, नरतमलाई का विजयालय चोलेश्वर मंदिर इत्यादि हैं। इसमें चोलेश्वर मंदिर सर्वाधिक उत्कृष्ट है। तंजौर में स्थित राजराजा प्रथम द्वारा निर्मित चोल स्थापत्य कला का चरमोत्कर्ष राजराजेश्वर अथवा बृहदेश्वर मंदिर को माना जाता है। इस मंदिर के निर्माण में द्रविड़ कला शैली का पूर्ण विकास हुआ है। इस मंदिर का निर्माण करीब 1003 ईस्वी में प्रारंभ हुआ, जिसके निर्माण में करीब 8 वर्ष लगे। इस मंदिर का आयताकार प्रांगण 160 मीटर लंबा एवं 80 मीटर चौड़ा है। मंदिर का सर्वाधिक आकर्षक भाग है गर्भगृह के ऊपर पश्चिम में बना 60 मीटर ऊंचा विमान, जिसके ऊपर 3.5 मीटर ऊंचा पिरामिड नुमा शीर्ष भाग है। इस मंदिर के विमान को 3 भागों में बांटा गया है। प्रथम भाग के अंतर्गत गर्भगृह, प्रदक्षिणा पथ एवं ऊपर की ओर उठता हुआ भाग शामिल है। द्वितीय भाग में 13 मंजिलों का विमान का मध्य भाग है। पिरामिड के आकार का मध्य भाग क्रमशः ऊपर की ओर पतला होता चला गया है। अंत में यह आधार तल की चौड़ाई का 1/3 ही रह गया है। यह मंदिर का तीसरा भाग है। मंदिर के आधार तल के वर्गाकार कक्ष में 2.5 मीटर चौड़ा प्रदक्षिणा पथ निर्मित है। गर्भगृह में एक विशाल शिवलिंग की स्थापना की गई है। पर्सी ब्राउन ने तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर के विमान को भारतीय वास्तुकला का सर्वोत्कृष्ट आधार माना है। गंगैकोंड चोलपुरम में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण राजेंद्र प्रथम ने करवाया था। इस मंदिर में 105 मीटर लंबा और 50 मीटर चौड़ा आधार है। इसका 8 मंजिला विमान लगभग 50 मीटर ऊंचा है। इस मंदिर को द्रविड़ चोल मंदिर कला की परिणति कह सकते हैं। पर्सी ब्राउन ने मंदिर के शिखर पर उत्कृष्ट लंबवत रेखाओं के कारण गंगैकोंड चोलपुरम के मंदिर को गीतों की तरह संवेदना उत्पन्न करने वाला
महान कलात्मक निर्माण कहा है। इस काल के कुछ अन्य मंदिरों में तंजौर में स्थित ऐरातेश्वर मंदिर, त्रिभुवन का कंपहरेश्वर मंदिर उल्लेखनीय है। स्थापत्य के साथ साथ दक्षिण कला के क्षेत्र में भी चोल कलाकारों ने अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की। इस काल की धातु मूर्तियों में नटराज शिव की कांस्य मूर्ति विशेष उल्लेखनीय है। शिव मूर्ति के अलावा पार्वती, स्कंद, कार्तिकेय, गणेश आदि देवताओं की मूर्तियां कांस्य द्वारा बनाई गई हैं। भित्ति कला चित्र के अंतर्गत शैव देवताओं की मूर्तियां भी बनाई गई हैं। अजंता की चित्रकला से प्रभावित होकर धार्मिक चित्रकारी भी की गई है। इस तरह हम देखते हैं कि चोलकालीन मंदिर एवं स्थापत्य अपने आप में एक उत्कृष्ट कला है और इसमें द्रविड़ शैली का पूर्ण विकास हुआ है। यह कला द्रविड़ शैली पर पूर्णतः आधारित है, जिसकी विशेषताएं थी मंडप, विमान, गोपुरम। चोल स्थापत्य कला की प्रशंसा करते हुए फर्ग्यूसन ने भी कहा है, जो एक प्रसिद्ध इतिहासकार थे। फर्ग्यूसन ने कहा है कि चोलकालीन कारीगर राक्षस की तरह सोचते थे एवं जौहरी की तरह तराशते थे। प्रारंभिक चोल मंदिर में तिरुकटलाई का सुरंदेश्वर मंदिर एवं चोलेश्वर मंदिर विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। चोलकालीन मंदिर स्थापत्य कला का युग तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर के साथ ही प्रारंभ होता है। यह मंदिर द्रविड़ स्थापत्य कला शैली का पूर्ण विकसित रूप माना जाता है। इस मंदिर की अनुकृति पर राजेंद्र चोल ने गंगैकोंड चोलपुरम में एक शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। इस काल में मूर्ति कला का भी पूर्ण विकास हुआ। तंजौर स्थित नटराज शिव पांड्य शासकों ने भी मंदिर वास्तुकला में बहुत परिष्करण किया, मतलब अर्थात सुधार किया और उनके भी गोपुरम भव्य होते गए। उन्होंने अनेक मंदिरों का निर्माण किया। यहाँ के मंदिरों पर हमें अजंता की चित्रकला का प्रभाव भी देखने को मिलता है। चालुक्य, चोल, पांड्य, होयसल राजाओं ने भी मंदिरों के साथ साथ मठों को भी दान दिया। ये मठ एवं मंदिर दोनों ही सामाजिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर रहे थे। दान के रूप में इन मंदिरों एवं मठों को जमीन, सोना, चांदी और कई प्रकार की धन संपत्ति प्राप्त होती थी, जिसके फलस्वरूप ये मठ और मंदिर धनाढ्य महंतों का एक अड्डा भी बन गया था। ये कुछ बुराइयां भी उस समय मंदिरों एवं मठों में आ गई थी, लेकिन मिला जुला कर ये मंदिर एवं मठ आज उस समय के स्थापत्य कला के अद्भुत अविस्मरणीय नमूना है, जो आज भी कौतूहल का विषय है। मंदिर एवं मठों में जो दान आते थे, उन धन को व्यवसायियों को सूद पर कर्ज के रूप में भी दिया जाता था और समय पड़ने पर उस धन को राजा भी कर्ज लेते थे, जिसके परिणाम स्वरूप मंदिर एवं मठों का कार्य क्षेत्र काफ़ी व्यापक हो गया और ये तत्कालीन आर्थिक जीवन का प्रधान केंद्र बन गए। चोलकालीन मंदिर की दीवारों पर
उत्कीर्ण इन लेखों से हमें इस विषय में विशेष जानकारी मिलती है। भूमि और गांव भी मंदिरों को दान स्वरूप मिलते थे। इस तरह हम देखते हैं कि चोलकालीन मंदिर द्रविड़ शैली पर पूर्ण रूप से आधारित थी और वह चोलकालीन स्थापत्य अपने काल की एक उत्कृष्ट कला साबित हुई, जिसके विषय में अनेक इतिहासकारों ने तरह तरह की टिप्पणियां की हैं। उस समय के इतिहासकारों के लिए यह तो अद्भुत और विशेष था ही। आज भी इन मंदिरों की अपनी कुछ विशेषताएं हैं जो देश और विदेशी पर्यटकों के लिए एक आकर्षण का केंद्र बना हुआ है और भारत को इन कला एवं स्थापत्य शैली पर नाज है। धन्यवाद।